हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है, जहां पे हम आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को लेक्चर वाइज पढ़ा रहे हैं। सही बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। सही है, 11th और 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, जिसमें 11th की बात करें अगर हम लोग, चूंकि ये लेक्चर 11th के लिए है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, दैट इज नथिंग बट अवर बायोमॉलिक्यूल। सही है, ये हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था। जिस बच्चे को आगे की वीडियोस देखने हैं, अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो जाकर हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स, उस पे जाके पढ़ाई कर सकता है। वहां पे आगे की वीडियोस अवेलेबल हैं। जेआर कॉलेज पर हम लोग ने नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी डीएनए के बारे में मेजरली, तो आज हम लोग आरएनए को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लेना जरूर से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपके भाई बहन किसी क्लास में है तो उनके लिए भी वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो इसे डाउनलोड करके जरूर से रख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा। वहीं अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूं तो इसका भी बहुत ज्यादा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो उनको डाउट होता है कि यार ये वाली चीज कैसे है, वो वाली चीज कैसे, सर ने तो ऐसे पढ़ाया था। तो आप लोग अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। यहाँ पर आप आके उस जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो भेज दो, मैं ट्राई करूंगा आपको वहां पे एक्सप्लेन करने की। नहीं एक्सप्लेन हुआ तो मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको टेंशन लेने की। आप यहाँ पे आना, मुझे मैसेज कर दो। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भी आप वहां के मुझे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर को यार उनके स्टूडेंट्स को सब समझ में आए, वही उनके लिए बड़ी बात होती है। सही है। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है वो भी आप वहां पे आके दे सकते हो। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, जहां पे हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने हैं वाले हैं हमारे आरएनए के बारे में। सही है, तो चलो चालू करते हैं। चलो, सबसे पहली बात बच्चों, आरएनए की बात करें तो अगर आरएनए का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म होता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग ने स्टार्ट किया था लास्ट वाला लेक्चर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। सही, लास्ट वाला लेक्चर हमारा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक आपका डीएनए और एक आपका आरएनए। सही है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं छोटा सा न्यूक्लिक एसिड, इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा एसिड है बच्चों जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ऐसे इसका नाम रखा गया है। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी में मिलते हैं, आपके सेल्स के अंदर। एक है आपका डीएनए, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही कंप्लीट क्लास हम लोग ने कर रखी थी लास्ट वाली। सही है, तो डीएनए हम लोग का कंप्लीटेड है। और दूसरा पार्ट है बच्चों आपका आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही है, लास्ट लेक्चर की तरह मैं भी यहाँ पे आपको कुछ बता दूं कि जो आपका आरएनए है वो डीएनए ही की तरह एक लंबी सी चेन है। सही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो डीएनए है वो पॉलीमर है और उसके छोटे छोटे मोनोमर प्रेजेंट होंगे। सही है, वैसे ही ये भी एक टाइप का बच्चों पॉलीमर है और इसके भी छोटे छोटे मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। मोनोमर समझ रहे हो? मतलब मान लो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स है, वो बार बार क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। छोटे यूनिट्स बार बार क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रिपीट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस कंप्लीट चेन को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ पॉलीमर। सही बात है। बट ये जो एक छोटी सी चेन है, जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हुए जा रहा है, इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ मोनोमर। सही बात है। सो आरएनए इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, आरएनए क्या है? एक टाइप का पॉलीमर है जो बहुत ही छोटी 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 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सही है, तो आरएनए का मोनोमर क्या है? अगर मैं आरएनए के मोनोमर की बात करूं, अगर मैं आरएनए के मोनोमर की बात करूं तो बच्चों वो है इसका न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो? ये क्या है इसका? न्यूक्लियोटाइड। जैसे सेम था, डीएनए में भी उसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड था, इसका भी मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी आप लोग को इतना जान में रखना है। ठीक है, अभी आप लोग को इतना ध्यान में रखना है। एक और बात सुन लो कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? डीएनए होता है। कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, जैसे कुछ वायरस हो गए, वायरस को तो हम लोग लिविंग कंसिडर ही नहीं करते। कुछ बैक्टीरियास होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियास होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरियास होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है,
लेकिन ज्यादातर ऑलमोस्ट 98% जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, उन सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका डीएनए है। सही है। अच्छा, क्या उनके बॉडी में आरएनए प्रेजेंट होगा? जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्या उनके बॉडी में भी आरएनए प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या मेरे बॉडी में आरएनए है? क्या आपकी बॉडी में आरएनए है? बिल्कुल है। ठीक है। क्या आपके पड़ोसन के बॉडी में आरएनए है? बिल्कुल है। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास डीएनए प्रेजेंट है, उनके बॉडी में आरएनए भी प्रेजेंट है। पर हमारा डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ लो, जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाता है। सही है। ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे जीन को, हमारे स्ट्रक्चर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाता है, उसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। हमारे केस में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। सिर्फ हमारे ही नहीं, टोटल 98% ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जेनेटिक मटेरियल कौन है? आपका डीएनए। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो हमारे बॉडी में आरएनए भी प्रेजेंट होगा, पर उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कहीं कहीं वो प्रोटीन बनाने में काम करेगा, कहीं कहीं वो कुछ कैटालिटिक फंक्शन करेगा, कहीं पर वो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। समझ रहे हो? तो अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे इस आरएनए की भी, इसलिए अलग अलग टाइप्स के आरएनए भी हमारे बॉडी में मिलते हैं। सही बात है। समझ रहे हो? ठीक है। तो सिर्फ कुछ जैसे कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ वायरस हो गए। सही है। वायरस को तो हम लोग नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। फिर देयर आर सम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। सही है। जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह दो। उनका जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल कभी कभी आरएनए हो जाता है। ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप एक चीज पढ़ोगे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस मतलब पता है आप लोगों को? हाइपोथेसिस मतलब एक ऐसी चीज जिसमें सब लोग को विश्वास है कि भैया यही होगा, पर उसका किसी के पास प्रूफ नहीं है। ऐसी चीजों को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। सो देयर इज वन हाइपोथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों कि इस दुनिया में, ये जो दुनिया है जब बन रही होगी, जब ये दुनिया फॉर्म हो रही होगी, तो जो सबसे पहला लिविंग क्रिएचर आया होगा, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना, जो सबसे पहला लिविंग क्रिएचर था, तो जो भी सबसे पहला लिविंग क्रिएचर आया होगा उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, ना कि डीएनए। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आरएनए बना है और उसके बाद आगे चलकर डीएनए बना है। बिकॉज आरएनए इज नॉट सो स्टेबल। हम लोग कह सकते हैं कि आरएनए इतना स्टेबल नहीं होता। आरएनए एक तो सिंगल स्टैंडर्ड है, कहीं कहीं पे डबल स्टैंडर्ड होता है, पर नॉर्मली आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फटाक से कहीं पे भी जाके क्या करता है? बॉन्ड बनाने लगता है, कहीं पे भी जाके रिएक्शन करने लगता है। तो आरएनए इज नॉट सो स्टेबल। समझ रहे हो? हमें एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो थोड़ा सा स्टेबल हो, जो आराम से अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भेज दे और उस ट्रांसफरिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। समझ रहे हो? अगर आरएनए एक सेल से दूसरा सेल बनाता था तो कभी कभी उसके सेल खुद ही में उसका जो आरएनए ना वो खुद ही में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते थे, तो यहां पे दिक्कत आ रही थी। इसीलिए सेल्स ने क्या किया? अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाया और एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल बनाया, दैट इज नथिंग बट अवर डीएनए। सही बात है। समझ रहे हो? ठीक है। सो आरएनए की बात हम लोग कर रहे हैं। आरएनए का हम लोग ने पढ़ लिया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए का मोनोमर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में अंदर ये भी एज अ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, बट ज्यादातर में ये प्रोटीन बनाएगा, ज्यादातर में कोई कैटालिटिक एक्शन करेगा। समझ रहे हो? ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है आपका आरएनए। समझ में आई बात? ठीक है। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में। आ जाओ बात करते हैं इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में। एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये सेम टू सेम 3 चीजों से बना हुआ है जैसा डीएनए में था, लेकिन कुछ चेंजेस है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। ध्यान से सुनना। देखो, आपका ये जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बच्चों आपका राइबोज शुगर। क्या है? राइबोज शुगर की बात हो रही है। ठीक है। राइबोज इट इज अ काइंड ऑफ पेंटोज शुगर, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। वहां नहीं लिखते, नीचे लिखते। ये किस प्रकार का है? ये एक पेंटोज शुगर की प्रकार का है। पेंटोज शुगर क्या होता है? मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था, याद करो। पेंटोज शुगर उस शुगर को कहते हैं जिसके पास 5 कार्बन हो। ठीक है। ऐसे शुगर जिसके पास 5 कार्बन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का ही एक एग्जांपल है, दैट इज राइबोज। सही है। सो राइबोज
एक एग्जाम्पल है आपके पेंटोज शुगर का, जो कि लगा हुआ है किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब एक बात याद करो, जब मैं आप लोगों को डीएनए पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए के अंदर ये जो राइबोज शुगर था, इसका एक ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते थे, याद है? मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरीके का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था राइबोज शुगर का, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, और यहां पे मैंने लगाया था एक OH, एक H लगाया था, सही है। ये अगर OH ऊपर है तो ये कौन सा राइबोज है, ये बीटा राइबोज है, अगर OH नीचे होता तो अल्फा राइबोज होता। सिमिलरली यहां पे एक OH, यहां पे एक H, यहां पे एक OH, यहां पे एक H, यहां पे सॉरी यहां पे एक H आएगा, और इसके ऊपर क्या रहता है, CH2OH। ऐसा था, कुछ ऐसी चीजें थी ना। मैंने आप लोग को डीएनए पढ़ाते टाइम बताया था कि आप इसकी एक टांग काट दो, इसका एक OH यहां से रिमूव कर दो, तो अगर आप राइबोज का एक OH नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, अगर आप एक ऑक्सीजन उसका रिमूव कर देते थे तो इस राइबोज को हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग डीऑक्सी राइबोज कहते थे। डीऑक्सी मतलब हम लोग ने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सी, समझ रहे हो? तो डीऑक्सी राइबोज किसके अंदर यूज होता था, डीएनए के अंदर यूज होता था बच्चों। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में डीऑक्सी राइबोज यूज नहीं होगा। आरएनए में बच्चों, आरएनए में आपका सिर्फ और सिर्फ राइबोज यूज होगा, और यहां पे OH लगा हुआ होगा, समझ रहे हो? यहां पे आपका OH प्रेजेंट होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपका राइबोज कह रहे हैं। और आरएनए में आपका डायरेक्टली राइबोज शुगर यूज होगा, कोई भी डीऑक्सी फॉर्म यूज नहीं होगा। सो इट इज अ मेन डिफरेंस। ये आपका एक डिफरेंस मिल गया आप लोग को, पहला डिफरेंस आप लोग को मिल गया डीएनए और आरएनए के बीच में, सही है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बच्चों नाइट्रोजन बेस। सही बात है। दूसरा पार्ट क्या है आपका, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, एक आपके प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स, बात करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग। नाइट्रोजन बेस बच्चों और आपका शुगर ग्रुप मिला के हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे न्यूक्लियोसाइड। याद करो, इनको और इनको मिलाकर, इन दोनों को सिर्फ मिलाकर हम लोग क्या कहते थे, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, समझ रहे हो? तो आपका राइबोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। सिमिलरली जब आप इसमें तीसरी चीज आपकी ऐड कर दोगे, जो थर्ड चीज मैं बताने वाला हूं, जब आप उसको ऐड कर लोगे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हो? तो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, जब तीनों चीज मिल जाएंगी तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये बात जरा अपने दिमाग में रखना, समझ में आएगा? थर्ड ग्रुप क्या है, थर्ड ग्रुप इज द फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड ग्रुप इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सही है, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड बनाना भी सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक आपका P बीच में होगा, सही है, और इसके 4 बॉन्ड बना दो, सही है। अब कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो लगा दो 1 2 3 4 ऑक्सीजन लगा दिए। कितने हाइड्रोजन है, 3 ही हाइड्रोजन है, तो एक एक दे दो सबको, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, हाइड्रोजन खत्म। तो इसके पे क्या लगा दो, आप डबल बॉन्ड लगा दो, समझ रहे हो? तो टोटल 5 बॉन्ड बनाता है आपका फॉस्फोरस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड का, सही है। अब ये तीनों मिलाकर बच्चों क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। एक न्यूक्लियोटाइड बना, ऐसे जब हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में एक अरेंज हो जाएंगे, एक बॉन्ड बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, तब हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे आपका आरएनए बन रहा है, समझ रहे हो? वहां पे आपका क्या बन रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन बेस मतलब क्या बच्चों, नाइट्रोजन बेस मतलब एक ऐसा रिंग स्ट्रक्चर है, इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर कह लो, या फिर रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यहां पे ऑर्गेनिक भी लगा दो, ऑर्गेनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर which contain nitrogen as heteroatom, समझ रहे हो? which contain nitrogen as heteroatom। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को पता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है बच्चों कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन,
कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसके बीच में जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर कंसीडर करते हैं हम लोग, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसीडर करते हैं। सही बात है। उसके अंदर जितने भी रिंग्स बनते हैं, जैसे बेंजीन एक रिंग बनता है, नैप्थेलीन एक रिंग बनता है ना, सही बात है। ऐसे बड़े सारे प्रकार के अलग अलग रिंग बनते हैं, बड़े सारे अलग प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं ना। तो जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसके अंदर मेजर कौन से एटम होने चाहिए, एक आपका कार्बन होना चाहिए और एक आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए। सही बात है। बट इसके अंदर ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, आपका जो नाइट्रोजन बेसिस है ये भी क्या है बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। बट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। हेट्रो मतलब क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स है सबको हेट्रो एटम कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी दूसरे एटम्स हैं उन सबको हम लोग हेट्रो एटम कहते हैं। सो नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम यूज होता है आपके नाइट्रोजनस बेस में। समझ रहे, नाइट्रोजनस बेस नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन यूज हुआ होगा। तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन यूज किए जाते हैं। समझ रहे हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, दो ग्रुप्स में हम लोग ने नाइट्रोजनस बेस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक ग्रुप का नाम है प्यूरीन्स और एक ग्रुप का नाम है पिरिमिडीन्स। समझ रहे हो, एक ग्रुप का नाम है प्यूरीन्स और एक ग्रुप का नाम है पिरिमिडीन। बात समझ में आई। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स कोई खुद नाइट्रोजन बेस नहीं है बच्चों, ठीक है। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स कोई नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये ग्रुप के नाम है। जैसे 4 लोग हैं ग्रुप में तो ग्रुप का एक नाम पड़ गया। जैसे मान लो हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ना, तो व्हाट्सएप में मैंने 4 दोस्तों को ऐड किया और मैंने ग्रुप का नाम दे दिया फ्रेंड्स फॉरएवर। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, फ्रेंड्स फॉरएवर। उन बंदों का नाम थोड़ी फ्रेंड्स फॉरएवर है। सिमिलरली यहां पे भी एक ग्रुप के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, उनका नाम क्या है, प्यूरीन्स। इस ग्रुप का नाम क्या है, प्यूरीन्स। और एक दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है, पिरिमिडीन। क्लियर है। प्यूरीन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सिमिलरली पिरिमिडीन्स के अंदर भी 2 नाइट्रोजनस बेसिस है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। कौन कौन से हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करें प्यूरीन्स की, तो प्यूरीन्स के अंदर आता है बच्चों एडिनिन। ठीक है, प्यूरीन्स के अंदर आता है एडिनिन और गुआनिन, 2 आते हैं, एडिनिन और गुआनिन। सही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे एक नाइट्रोजन लगा होगा, ठीक है, गलत बन गया थोड़ा सा, यहां पे एक नाइट्रोजन लगा होगा, ठीक है, फिर एक नाइट्रोजन यहां लगा होगा, फिर एक नाइट्रोजन, एक सेकेंड, एक नाइट्रोजन यहां लगा हुआ होगा और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। सही है। फिर एक और यहां पे रिंग होती है, एक ऐसे पेंटावेलेंट रिंग होती है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा 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 और ऐसा। समझ रहे हो। तो प्यूरीन्स की बात करें तो प्यूरीन्स के अंदर 2 रिंग आपको मिलेगी, 2 रिंग आपको मिलेगी प्यूरीन्स के अंदर। समझ रहे हो। और पिरिमिडीन्स के अंदर बात करें तो पिरिमिडीन में एक ही रिंग मिलेगी, कुछ ऐसा सा। समझ रहे हो, एक ही रिंग आपको देखने के लिए मिलती है पिरिमिडीन्स में। तो जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है, ऐसे याद रखना है आप लोग को। सही है। तो जिसका नाम छोटा है उसमें 2 रिंग है और जिसका नाम बड़ा है उसमें सिर्फ आपको एक ही रिंग देखने के लिए मिल रही है। समझ में आई बात, ठीक है। प्यूरीन्स 2 होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके प्यूरीन्स के ग्रुप में। एक है आपका एडिनिन और एक है आपका गुआनिन। सही बात है, 2 है आपके एडेनिन और गुआनिन। बात करें पिरिमिडीन की तो पिरिमिडीन में भी बच्चों 2 हैं। एक है आपका, एक यहां, एक सेकेंड, यूरासिल और एक है आपका साइटोकाइनिन। काइनिन, जो भी ये स्पेलिंग एक बार देख लेना, साइटोकाइनिन, साइटोसाइनिन है ना, देख लेना, ठीक है। तो एक है आपका गुआनिन, एक है आपका साइटोसिन। साइटोसिन है, साइटोसिन है। अब शायद सही है स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है। अब आप लोग को एक डिफरेंस और देखने के लिए मिल रहा है डीएनए से और यहां से। जिन्होंने नोटिस किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नोटिस किया नहीं किया है चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बताता हूं। अगर आप नाइट्रोजनस बेस डीएनए में देखते हो तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, वहां पे भी प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स देखने के लिए मिलते हैं। डीएनए में जो प्यूरीन्स थे कौन कौन से थे, एडेनिन और गुआनिन। यहां पे भी एडेनिन और गुआनिन है। डीएनए में जो पिरिमिडीन्स थे बच्चों वहां पे था थायामीन और साइटोसिन, पर यहां पे क्या है, यूरासिल और साइटोसिन।
समझ रहे हो? तो आपका जो थायामीन है वो रिप्लेस हो चुका है किससे? यूरासिल से। अगर ये डीएनए होता, अगर मान लो मैं डीएनए की बात करता, तो इस यूरासिल के जगह, यूरासिल के जगह कौन आ जाता आपका? थायामीन। समझ रहे हो? एक सेकेंड, थायामीन आ जाता। समझ रहे हो? इसके जगह कौन आ जाता आपका? थायामीन आ जाता। डीएनए की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आपके आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। अब यूरासिल ही एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों अनस्टेबिलिटी का। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि आपका जो आरएनए है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो बहुत ही जगह रिएक्शन करता है, बहुत ही जगह कैटालिटिक फंक्शन करता है। तो इसीलिए बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है बिकॉज ऑफ दिस यूरासिल। बिकॉज यूरासिल अनस्टेबल होता है बच्चों। आपका जो यूरासिल है इट इज वेरी अनस्टेबल। लिख लेना कहीं पे बुक में, ठीक है? इट इज वेरी अनस्टेबल। फिर बाकी सब सेम है बच्चों, बाकी सब सेम है। आपका जो एडेनिन है वह ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और आपका जो एडेनिन है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सही बात है। ये हम लोग ने वहां पे भी सीखा था कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। प्यूरिन कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और पिरिमिडिन कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। और ये भी स्पेसिफिक है कि आपका एडेनिन सिर्फ यूरासिल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं कि एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होगा। हमेशा हमेशा जहां पे भी एडेनिन है वो हमेशा यूरासिल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। समझ लो कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन एडेनिन और यूरासिल के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड बनता है। सही है? कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली आपका जो ग्वानिन है, साइटोसिन है, इसके बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड है? इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्या क्या मैंने बताया आप लोग को? मैंने आपको बताया प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दो ग्रुप है आपके नाइट्रोजनस बेसिस के। सही बात है। उसमें एक है आपका, एक प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स के अंदर कौन कौन से आपके नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे? एक आपका एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स के अंदर एक आपका यूरासिल और साइटोसाइनिन। यूरासिल अगर डीएनए की बात करें तो वो रिप्लेस हो जाएगा थायामीन से। डीएनए में थायामीन, आरएनए में साइटोसिन। तो यहां पे आपको दूसरा डिफरेंस देखने के लिए मिला। पहला डिफरेंस कौन सा था? राइबोस शुगर का। वहां पे डीऑक्सी राइबोस था, यहाँ पे राइबोस था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है? इट इज अ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये सब समझ में आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया है कि एडेनिन हमेशा यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा इन आरएनए, एंड कितना बॉन्ड बनाएगा? वो डबल बॉन्ड। सिमिलरली आपका जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ये बॉन्ड सारे के सारे कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, सारे के सारे कौन से बॉन्डिंग होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अब हमें एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। चलो एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड बना के अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। कैसे बनेगा देखो। दिस इज योर राइबोस शुगर, दिस इज योर राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर के यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऐसे मशाल है, यहाँ पे OH ऊपर है और H नीचे है। जैसे लग रहा है ना ये कोई बंदा है, लग रहा है ना ऐसे कोई बंदा है, और इसे दोनों हाथों में मशाल लेके खड़ा हुआ है। एक में OH की मशाल है और एक में CH2 OH की मशाल है। ऐसा इमेजिन करो। सही बात है। एक में CH2 OH की मशाल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H है। सही है, दिस इज योर राइबोस शुगर। सही बात है। इसको थोड़ा सा सेंटर में बना लेते हैं। अरे मिटा दिया मैंने, चलो इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, और ये इसका फेस मिटा दो भैया, ज्यादा फनी लग रहा है, कंपाउंड बुरा मान जाएगा। सही है। अब देखो एक और चीज सुनो, ये है आपका राइबोस शुगर, दिस इज योर राइबोस। नेक्स्ट चीज क्या होती है? नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पे ये जो OH है ना, OH ये रिप्लेस कर देता है बच्चों किसको? नाइट्रोजनस बेस को। ठीक है, सॉरी इसको नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस कर देता है। तो यहां पे आके लग जाता है आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, यहां पे कौन आके लग जाएगा? आपका नाइट्रोजनस बेस। OH रिमूव हो गया और कौन आके लग गया? नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकते हैं, ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है, और साइटोसाइनिन हो सकता है। समझ रहे हो? तो कोई भी आपका नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। फिर बात करते हैं बच्चों आपके फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, यानी आपका H3PO4। सही बात है। कैसे बनाएंगे हम लोग? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। यहाँ पे 4 बना दो, 4 को O दे दो,
सही है, 4 O कंप्लीट हो गए, O4 H3 है, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और इसको डबल बॉन्ड दे दो। सही बात है, सही है। फिर मैंने आप लोग डीएनए में बताया था बच्चों, एक और चीज सुन लो, डीएनए में आप लोग को बताया था कि इस कार्बन, ये दिख रहा है, ये जो कार्बन और ये जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। किसके किसके बीच में बना है? आपके कार्बन और आपके नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट बात करनी है हम लोग को बच्चों इसकी, ये क्या है, यहां पे देखो क्या होने वाला है, यहां पे आपको इट इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल एंड इट इज अ एसिड। H3PO4 क्या होता है? इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड ना। तो एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने भी पढ़ा, आपको भी बता रहा हूं कि जब भी आपके एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, हमेशा वो ईस्टर बनाते हैं। इस पूरी रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ईस्टर पता है ना आप लोगों को? ईस्टर इज द सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने सिखाया था, आपको तो नहीं सिखाया था पर किसी को तो सिखाया था। RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इट इज नथिंग बट योर ईस्टर। सही है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ इसी तरीके से दिखता है। बस सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आपका H रिमूव हो गया, किसकी जगह रिप्लेस हो गया? आपके इस R ग्रुप की तरफ। तो आपका ईस्टर और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। सही है, दैट्स वाई एक लाइन हम लोग ने याद की थी कि ईस्टर इज द सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ लो, ईस्टर क्या है? सिस्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इससे ना हम लोग ईथर में कंफ्यूज नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ना ईथर में कंफ्यूज जाते हैं। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। सही है, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। तो ईथर और ईस्टर में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को हमारे सर ने एक लाइन याद करवाई थी कि ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो आपका ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड सिमिलर दिखते हैं, खाली R और H का फर्क है, और ईथर में तो बहुत ज्यादा फर्क है। समझ रहे हो? तो ये आपको पता होगा। जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर बनाते हैं। और यहां पे क्या होगा? देखो, हमेशा अल्कोहल अपना OH देगा, एसिड क्या देगा? अपना H। उल्टा बोल दिया ना? हाँ, उल्टा बोल दिया। हमेशा एसिड क्या देगा? अपना OH, और अल्कोहल हमेशा क्या देगा? अपना H। ऐसा ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बट जब ईस्टरिफिकेशन होगा तो एसिड अपना OH देगा बच्चों। सही है, एसिड अपना क्या देगा? OH देगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो OH यहां से निकला और यहां से H निकला, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? माइनस। क्या रिमूव हो जाएगा? व्हाट इज दिस? इट इज वाटर ना। क्या है ये? वाटर है। सही है, यहां से आपका वाटर रिमूव हो गया, तो मान लो ये वाला वाटर मैंने रिमूव कर दिया। सही है, अब बचा क्या है? ये O, और इसके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो? इसके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं अपन, इसको थोड़ा अपन ऐसे दिखाते हैं, O S। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। अब आपको क्या ईस्टर दिख रहा है? क्या आपको ईस्टर दिख रहा है? देखो जरा, देखो जरा, यहां पे क्या था? RC डबल बॉन्ड OR। सही है, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, ये आपका R है, ये आपका, मान लो यहां पे आपका R चेंज हो जाता है फॉस्फोरस से। सो R डबल बॉन्ड O, यहां पे कुछ रहेगा ग्रुप, यहां पे कुछ ग्रुप रहेगा, R डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो जाएगा? आपका O R डैश। समझ रहे हो? तो ये एक टाइप का ईस्टर है, जहां पे ये आपके ग्रुप एक R है, दिस इज 1 R। मालूम है मुझे R अल्काइल होता है, बट यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये वाला R। सही है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O, मैंने मतलब आपका P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद O R डैश, तो ये आपका एक R डैश ग्रुप है। समझ रहे हो? तो ये एक ईस्टर है, पर ये एक नॉर्मल ईस्टर नहीं है। नॉर्मल ईस्टर में क्या होता है? R अल्काइल ग्रुप होता है, पर यहां पे R क्या है? आपका OH है। नॉर्मल ईस्टर में यहाँ पे कार्बन लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरस है। तो ये एक नॉर्मल ईस्टर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर। इट इज नॉट अ नॉर्मल ईस्टर, इट इज अ फॉस्फो ईस्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस लगा हुआ है। तो ये फॉस्फोरस का ईस्टर है, ऐसा इमेजिन करो। समझ में आई बात? ठीक है, ये समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो बन गया हमारा, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। यही पूरा क्या है? आपका न्यूक्लियोटाइड है। ये आपका फॉस्फोरस का ग्रुप, ये आपका राइबोज शुगर, और यहाँ पे आपका कोई नाइट्रोजनस बेस। इसको मिटा के कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस लिख दो यहाँ पे। मान लो मैंने यूरासिल लिख दिया। सही है, तो यहाँ पे यूरासिल लग गया, और ये आपका क्या है? पूरा का पूरा दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? चलो लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ आरएनए।
आरएनए के टाइप्स की बात करनी है, फटाफट खत्म करेंगे, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एक है आपका mRNA, सही है, एक है आपका rRNA और एक है आपका tRNA। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? सबसे ज्यादा आपको tRNA मिलेगा, उसके बाद आपको rRNA मिलेगा, उसके बाद आपको mRNA मिलेगा। 3 से 4% आपको क्या मिलेगा? mRNA। 50 to 60% क्या मिलेगा आपको? rRNA। 70 to 80% आपको क्या मिलेगा? tRNA। समझ रहे हो? कुछ ऐसा हमारे पास डाटा है। क्या होते हैं ये सब, इनका फुल फॉर्म क्या होता है जरा जानेंगे। mRNA मतलब होता है बच्चों मैसेंजर आरएनए। का मतलब क्या होता है बताऊंगा। rRNA का मतलब होता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए, इसका मतलब बताऊंगा। और tRNA क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के आरएनए हमारे बॉडी में हमको मिलते हैं। एक्चुअली और भी आरएनए हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के आरएनए हैं। टोटल 6 आई गेस 6 या 7 टाइप के आरएनए होते हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, तो हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। सही है, 3 प्रकार के आरएनए हमारे बॉडी में है। कौन कौन से? एक है मैसेंजर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए और एक है आपके ट्रांसफर आरएनए। सही है, अब देखो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। यहाँ पे क्या लगे हुए रहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपको ये भी तो पता है ना कि जो आरएनए है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, इनको गलती से डबल स्टैंडर्ड मत बना देना। कहीं कहीं पे कुछ कुछ केसेस में, बहुत ही एक्सेप्शन केसेस में जो आरएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं, बहुत ही एक्सेप्शन केसेस है, बट ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड। क्लियर है? ये बात हो गई। आपका जो मैसेंजर आरएनए है वो एकदम स्ट्रेट है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो वो कहीं पे स्ट्रेट भी हो सकता है, कहीं पे डबल बॉन्डेड भी हो सकता है। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब देख रहे हो कहीं पे ये सिंगल बॉन्डेड है और कहीं पे देख रहे हो डबल बॉन्डेड है। बहुत एक्सेप्शन केस है बच्चों। आरएनए में आपको ये डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं tRNA की बात करूं तो tRNA का स्ट्रक्चर बड़ा ही अजीब है, देखेंगे जरा। कुछ ऐसा आता है, ऐसे, फिर ऐसे नॉब निकला हुआ है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नॉब निकला हुआ है। थोड़ा अच्छा बनाते, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, समझ लो, फिर ऐसे करके, ये थोड़ा गंदा बन गया, अरे को इतना मिटाओ, और ये कुछ ऐसे, समझ लो, ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों एक अमाइनो एसिड। दिस इज द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अब हम लोग ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में आई गेस कि अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने का काम करता है। सही बात है। तो ये जो आपका tRNA है ना, ये tRNA भी प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। कहीं कहीं पे ये डबल बॉन्डेड होते हैं, कहीं कहीं पे और बाकी जगह ऐसे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये जो ओपन साइड है ये सिंगल बॉन्डेड की है, कहीं कहीं पे ये डबल बॉन्डेड होते हैं, पर बाकी जगह ये क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड। अब इनमें एक खास चीज है, इनका जो बेस वाला साइड है, जो नीचे वाला साइड है ना बच्चों, इसका न्यूक्लियोटाइड बाहर निकला हुआ रहता है ऐसे, और सिर्फ 3 ही न्यूक्लियोटाइड बाहर निकले हुए रहते हैं। क्या बोला मैंने? जो आपका बेस वाला साइड है, बेस वाला, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड कहां निकले रहते हैं? बाहर निकले रहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बच्चों आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे बच्चों आगे चल के ना ऐसे देखो, ये mRNA है, मान लो दिस इज योर mRNA, सही है। तो ये आपका 3 क्या है? ये 3 आपके न्यूक्लिक एसिड है। इन 3, सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड पे आके ये आके बैठ जाता है ऐसे, ये आकर ऐसे, मान लो तो मैं सिर्फ बैक वाला पोर्शन बना रहा हूं, तो ये आके इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, समझ रहे हो। और ये तीनों क्या हो जाएंगे? इससे कनेक्ट हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। सही है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस आना चाहिए। अगर आपको पता है, पता करना है कि mRNA क्या है, rRNA क्या है, tRNA क्या है, तो ये सब जानने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। सही बात है, ठीक है। एक बात और जान लो, जितने भी आरएनए हैं वो सारे के सारे डीएनए से ही बने हुए हैं। जितने भी टाइप के आरएनए हैं वो सब कुछ किससे बने हैं? डीएनए से ही बनते। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना ये प्रोसेस, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा।
कि डीएनए से आगे चल के आरएनए बनता है और आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है। पढ़ा होगा ना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे 10वीं, याद करो। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते थे सेंट्रल डोग्मा। सही बात है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते थे। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होती थी, जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होती थी। सही बात है। तो ये दो प्रोसेस हम लोग ने पढ़े थे। इन्हीं प्रोसेस में आपके ऑलमोस्ट 90 to 95% फंक्शन होते हैं आपके एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के। मान लो आपका जो डीएनए है उसने एक आरएनए बनाया, उसने बनाया एमआरएनए। उसने कौन सा आरएनए बनाया है? एमआरएनए। तो यहाँ पे एमआरएनए आगे लग गया। अब एमआरएनए का नाम है बच्चों मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेज लेकर आता है कहां से? डीएनए के पास से। डीएनए को पता है, डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है हमारा, सही है। तो डीएनए को पता है कौन सा प्रोटीन आगे चल के बनाना है, तो उसके पास जो प्रोटीन बनाना है उस सबकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, सही है। तो वो उसी टाइप का यहाँ पे एक एमआरएनए की चेन बना देगा, सही है। उसी टाइप का एक एमआरएनए की चेन बना देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये वाली प्रोसेस समझ रहे हो? ये वाली प्रोसेस। सबसे पहले आपका डीएनए से आरएनए बन गया। अब ये आरएनए कहां आया? बाहर आया आपके सेल के अंदर, सही है। आरएनए एक्चुअल में बनता न्यूक्लियस के अंदर है, फिर वो आता आपके साइटोप्लाज्म में है। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में आता ना तो यहाँ पे एक ऐसे बर्गर शेप का ऑर्गन लग जाता है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऊपर थोड़ा बड़ा होता है, नीचे थोड़ा छोटा होता है। इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। दिस इज योर राइबोसोम। तो ये आपका राइबोसोम है। अब राइबोसोम की हमेशा 2 यूनिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया बर्गर शेप का। पर एक बर्गर का बंच बड़ा है, एक बर्गर का बंच छोटा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला साइट है ना राइबोसोम का, इट इज अ 70S साइट। ये कौन सा है? 70S है। और नीचे वाला 30S है। सॉरी, ये है आपका 50S। ठीक है। ये आपका 50S है, ये आपका 30S है। टोटल मिला के इसे 80S कहा जाता है, ठीक है। 80S कहा जाता है, सही बात है। अब आप लोग बोलोगे कि सर का मैथ्स कमजोर है, क्योंकि 50 और 30 मिला के 80 होता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में ये 40 है, सॉरी, ये क्या है? 40 है, ठीक है। तो 40 और 50 मिला के 90 होना चाहिए था, बढ़िया 80S क्यों है बच्चों? S जो है ना वो स्वेडबर्ग यूनिट है। S जो है वो क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो उसका फंडा अलग है, वो आपके एडिशन पे नहीं चलता, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, सही है। तो ये आपका आरएनए में आपके प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है, सही है। तो इसको अपन मिटा देते हैं। अभी अपन इस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिरकार इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। देखो, ये आपका राइबोस है, ये आपका क्या है? राइबोस है। अब राइबोस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? राइबोस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आरआरएनए। ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं? आरआरएनए। समझ रहे हो? तो आरआरएनए का फंक्शन क्या है? राइबोस का फॉर्मेशन करना। दिस इज द आरआरएनए। ये क्या है आपका? आरआरएनए। क्लियर है? आरआरएनए आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ साथ में कुछ प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं। तो प्रोटीन्स और आरआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं? आपका राइबोसोम बनाते हैं, सही बात है। अब नेक्स्ट फंक्शन किसका है? टीआरएनए का। टीआरएनए का जो नाम है बच्चों, उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है कोई भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रांसफर करता है बच्चों अमाइनो एसिड्स को, सही है। ये क्या करता है? अमाइनो एसिड को आता है। तो जनरली क्या करता है पता है? सबसे पहले ये जो तीन सीक्वेंस दिख रही है ना, 3 सीक्वेंस, सबसे पहले ये 3 सीक्वेंस को आके रीड करेगा, सही है। 3 सीक्वेंस को आके रीड करेगा और उसके हिसाब से एक टीआरएनए आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? ये आपका टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, समझ रहे हो? और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक अमाइनो एसिड रखा हुआ है, सही है। तो ये ऐसा आएगा पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा ऐसे आएगा और इसके ऊपर, ये तीनों के ऊपर ऐसे आके बैठ जाएगा, समझ रहे हो? तीनों के ऊपर आके ऐसे बैठ जाएगा और अपने तीनों न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? इसके साथ कनेक्ट कर लेगा, ऐसे, समझ रहे हो? तीनों न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? इसके साथ कनेक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे रिलीज कर देगा, समझ रहे हो? अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो ऐसे ही कर करके 3 आगे के 3, फिर आगे के 3, ऐसे कर करके 3 अमाइनो एसिड को रीड किया जाता है और ये राइबोसोम आगे चलता रहता है। तो जैसे जैसे राइबोसोम आगे चलता रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे, समझे? बहुत सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे। और इस राइबोसोम का फंक्शन यही है बच्चों, इन सारे अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनाना? बॉन्ड बनाना, समझ रहे हो? तो बहुत सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे लग गए, बहुत सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे लग गए। किसकी वजह से? इस मैसेंजर आरएनए की वजह से, सही है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही आप लोग को। तो यहाँ पे आगे ऐसे कनेक्ट हो गया और ये एक अमाइनो एसिड्स की एक लंबी सी चेन बन गई, सही है। और इस अमाइनो एसिड की इस लंबी सी चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन।
समझ रहे हो, जो हमारे बॉडी में जितने प्रोटीन होते हैं ना वो यही है। समझा? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आरएनए वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। क्लियर है? आई होप आप लोग को आज मैंने जितनी जितनी चीजें पढ़ाई हैं इस लेक्चर के अंदर वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। सही है, तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, चलेगा। सही बात है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दो। अगर इसकी पिछली वाली वीडियोस या जितनी भी इस लेक्चर में मैंने बनाए हैं, जितने भी इस लेसन में नहीं देखी है तो अभी जाके उनको देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये लेसन, बहुत हार्ड लगता है आप लोग को। सही है, तो इस लेक्चर वीडियो को पूरा देखो, ये लेसन आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? सही है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।